तो हम शुरू करते हैं अभी लेक्चर नंबर 3 को थोड़ा हम रिवाइज करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? मैंने कहा था कि जो कल हमने जो चीज पढ़ी थी, कल हमने बताया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में कि हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेट कैसे करते हैं चीजों को, हाउ वी कैन इंटीग्रेट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है u प्लस, हम इसको गो थ्रू जाएंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 3 है, ये रिवाइज है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है, जो कि u जो है, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मैंने कहा था कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है किसी भी एक कर्व के ऊपर, अगर वो जो फंक्शन है वो डिफाइंड है हर एक पॉइंट पे। एक कर्व के ऊपर एक फंक्शन तभी इंटीग्रेबल होगा जबकि सारे के सारे जो पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर हैं, उन सभी के सभी पॉइंट्स पर वो जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि जो आपके पास नीचे दिया हुआ है इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड, तो हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड, दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी and dz is equal to dx plus iota dy, because z is equal to x plus iota y. So from that we can get dz is equal to dx plus iota dy. तो फिर हमने यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। मैंने कहा था कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम जो फंक्शन दिया होता है और जो आपके पास फंक्शन टू वेरिएबल का है एक्चुअली एक्स एंड वाई का, हमें इस टू वेरिएबल फंक्शन को सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। हम टू वेरिएबल फंक्शन को वन वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन लिमिट्स। जो लिमिट्स हमारे पास गिवन होती हैं, हम उन लिमिट्स को यूज करते हैं और उन लिमिट्स को यूज करके हम उस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में यूज करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन क्रिएट करते हैं। और आफ्टर क्रिएटिंग द सिंगल वेरिएबल फंक्शन देन वी कैन इंटीग्रेट दैट फंक्शन इजिली। तो मैंने कहा था कि जो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1 और 3 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, जो आपके पास दो लिमिट्स दी थी यहाँ पर, लिमिट और लोअर लिमिट, हम यहाँ से पॉइंट 1 पॉइंट 2 लेते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। और जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं तो वहां से हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालते हैं। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालते हैं तो हम फिर उस फंक्शन में वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं और फाइनली हमारे पास रिजल्ट आता है। ये एक और प्रॉब्लम थी जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, इंटीग्रल जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर आपके पास पता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है जेड। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आप खोलोगे जैसे आपके पास दिया हुआ है, ये भी कल हमने दिखाया था पूरा का पूरा, हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड देन मैंने कल आपको ये सारे के सारे दो सेट ऑफ प्रॉब्लम दिया था। मैंने कहा था इनको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो और मुझे ग्रुप में क्वेरीज पूछें। तो आज का जो टॉपिक है, आज आज जो हमने मेन चीज जो पढ़नी है, आज हमने कनेक्टेड रीजन्स के बारे में पढ़ना है। कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं, सिंपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है जिसके बेस पर और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। और मैं कुछ प्रॉब्लम सेट यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, जो प्रॉब्लम सेट आपने सॉल्व करना है। तो जो आपके पास कनेक्टेड रीजन की बात आती है, बोलता है ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। एक डोमेन है, एक रीजन है, एक रीजन है जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। एक simply connected domain D in the complex plane is a domain such that every simple closed path in D encloses only points of D। मतलब क्या है कि मैं इस चीज को एक एक्चुअली व्हाइट बोर्ड यूज करके एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। जो यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है, सिंपली दिया हुआ है यहाँ पे सब कुछ, मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन यूज दिस थिंग। मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये एक रीजन है। मैं इस रीजन को एक डी से नाम देता हूं। तो ये रीजन एक डी है। अगर मैं एक कर्व ड्रा करता हूं, अगर मैं कोई भी एक रीजन ड्रा करता हूं, और अगर वो कर्व जो है, अगर वो जो कर्व है, वो कर्व जो बनती है, वो जो कर्व जो बनती है, जो कर्व फॉर्म होती है, अगर वो सारे के सारे सिर्फ इन डी के रीजन के पॉइंट से बनती है, एक जो हमारे पास डी के रीजन से बनती है, मतलब हमारे पास जो भी डी के पॉइंट्स हैं, जो डी एक रीजन था बड़ा, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, और अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ पे कोई भी कर्व बनाऊंगा और वो जो कर्व बनती है वो सिर्फ डी के पॉइंट से बनती है, उसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। और अगर मेरे पास मान लो एक रीजन ये है और इसी के अंदर एक दूसरा रीजन है, मान लो कि ये एक सेपरेट रीजन है, तो हम इसको कहते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो ये एक्चुअली
डिफरेंट है, ये अंदर वाला रीजन जो है डिफरेंट है और ये जो बाहर वाला रीजन है ये डिफरेंट है। तो ये दो जो डिफरेंट रीजन हैं इनको हम कहते हैं मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। तो जैसे आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल जो है ये एक सिंगल सिंपल कनेक्टेड रीजन है। जैसे इलिप्स है, ये इसके अंदर सारे के सारे अपने पॉइंट्स हैं। तो ये एक्चुअली आपको 2D में लग रहा होगा कि एक्चुअली मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है, इसमें भी एक्चुअली 2 सर्कल हैं, ये भी इसी के पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको 3D में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आते हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अगर आपके पास इसके अंदर 2-3 और रीजन हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, तो ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल कनेक्टेड रीजन के बारे में ही बात करेंगे। आज जो भी डिस्कशन होगा सिंपल कनेक्टेड रीजन पे ही बात होगी। डिस्कशन सिर्फ सिंपल कनेक्टेड रीजन पे ही बात होगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ऑल विल बी ऑन द बेस ऑफ सिंपल कनेक्टेड रीजन। तो यहाँ पे देखो ये जो है बी और सी ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। सो ये वाला जो है पहला वाला, इसमें दो डिफरेंट रीजन आपने देखा कि एक शेडिड है और एक अनशेडिड है। तो ये शेडिड वाला एक अलग रीजन है और ये जो है ये अलग रीजन है व्हाइट वाला। तो सिंपल कनेक्टेड रीजन में क्या है कि अगर आप कोई भी कर्व ड्रा करोगे तो वो कर्व जो है वो सिर्फ इस रीजन के पॉइंट से बनेगा। यहाँ पे जो ये अंदर वाला अगर आप अंदर ड्रा करोगे कुछ, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये बाहर वाले रीजन के नहीं है, ये इस अंदर वाले रीजन के पॉइंट्स होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये डबली कनेक्टेड रीजन है, ट्रिपली कनेक्टेड रीजन है, तो उसको हम मल्टीपल कनेक्टेड रीजन कहते हैं। तो आज हम सिंपल कनेक्टेड रीजन पे ही बात करेंगे। सो आई विल गो अहेड। होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। समझ आया आपको रोशनी? Yes, sir. एनीवन कैन टेल मी, रोशनी यू कैन टेल मी। हेलो, आपका माइक ठीक है, बताइए। हेलो, Yes, sir. आपको समझ आया मल्टीपल Hello. कनेक्टेड रीजन क्या होता है, सिंगल कनेक्टेड रीजन क्या होता है? Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. I हाँ got it. But जब जब अगर मतलब एक रीजन के अंदर एक रीजन और अगर उसके अंदर एक और रीजन होगा तो वो तीनों डिफरेंट रीजन होंगे या वो सेकंड वाले के अंदर वाला हाँ, उसके साथ वो कनेक्टेड डिपेंड होगा? करता है एक्चुअली। देखो यहाँ पे हमने 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 सेकंड बी बी फिगर में अगर देखें हम, तो ये एक रीजन है जो शेडेड है बाहर से, और अंदर जो रीजन है ये व्हाइट है। ये दो डिफरेंट रीजन है। तो वैसे ही यहाँ पे थर्ड में हम जब गए तो यहाँ पे 3 डिफरेंट रीजन है, तो इनको हम कहते हैं ट्रिपली कनेक्टेड रीजन। इसको कहेंगे हम डबली कनेक्टेड रीजन। जितने ज्यादा रीजन होंगे मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, जितने ज्यादा से ज्यादा। अब इसके अंदर एक और रीजन हो सकता है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का हो, तो उसको भी हम कहेंगे मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। हो सकता है इसके अंदर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हर जगह हो सकता है पॉइंट, हर एक रीजन के अंदर एक डिफरेंट रीजन हो सकता है। लेकिन हमने डिस्कस करना है सिर्फ सिंगल कनेक्टेड रीजन। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होते हैं। सिंगल कनेक्टेड रीजन क्या होता है, कोई भी रीजन, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी रीजन अगर उस रीजन के अंदर हम कोई भी अगर कर्व ड्रा करें, वो कर्व अगर सिर्फ उस रीजन के पॉइंट से बनती है, तो उस रीजन को हम सिंपल कनेक्टेड रीजन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई भी कर्व ड्रा करता हूँ, तो वो कर्व जो बनी होगी वो सिर्फ इस रीजन के पॉइंट्स की वजह से बनी होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई भी कर्व ड्रा करूँ, तो वो सिर्फ एक रीजन से नहीं बनेगी। वो जो कर्व जो ड्रा होगी वो सिर्फ एक रीजन के पॉइंट से नहीं बनेगी, वो मल्टीपल 2 रीजन के पॉइंट से बन रही है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी कर्व ड्रा करूंगा, यहाँ पे 3 रीजन से बनेगी। तो वैसे जितने ज्यादा रीजन होंगे वो कर्व जो है उतने मल्टीपल रीजन से बनेगी। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। यू गॉट मी? हेलो, Yes, sir. आप Yes, समझ sir. समझ गए, क्लियर हुआ चीज? Yes, sir. सो नेक्स्ट, सो इसके बाद जो हमारा पास टॉपिक है वो है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। मल्टीपल कनेक्टेड रीजन पे हमने बात नहीं करना यहाँ पे, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल कनेक्टेड रीजन की बात करनी है। तो मैंने क्या कहा कि काची इंटीग्रल थ्योरम जो कहती है, बोलती है अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है, अगर आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है, यहाँ पे दिया हुआ इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन। मैंने कहा हम हमारे पास एक कॉची इंटीग्रल थ्योरम है। 1 सेकंड, कोई एक्चुअली वेटिंग रूम में है, वेट एक्चुअली। आपको हमेशा जितना जल्दी आप अटेंड कर पाए लेक्चर, उतना जल्दी आप अटेंड कीजिए लेक्चर, क्योंकि आप लेट एंटर होते हैं तो कुछ कंटेंट जो है वो स्किप हो जाता है।
तो मैं क्या कह रहा था कि हम काची इंटीग्रल थ्योरम की बात कर रहे हैं। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया था, सिंपल कनेक्टेड रीजन, तो वो एक्चुअली छूट गया जो अभी लेट एंटर किए हैं। तो मैं एक्चुअली वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर की, मैं ग्रुप में वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। तो होपफुली यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। तो काची इंटीग्रल थ्योरम जो कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, अगर जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, अगर वो फंक्शन एनालिटिक है और एफ डैश ऑफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एक डोमेन के अंदर, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर वो कंटिन्यूअस है, देन फॉर एवरी पीस वाइज स्मूथ क्लोज कर्व सी इन डी द कंटूर इंटीग्रल इज जीरो। आपको ये क्वेश्चन, ये जो चीज, ये जो बता रहा है, ये आपको समझ आनी चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे लेके ये क्या रहा है, ये फंक्शन बता क्या रहा है। ये बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एक कनेक्टेड डोमेन के अंदर, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर, अगर हम कोई भी कर्व उस डोमेन के अंदर लेते हैं और उस कर्व के ऊपर अगर हम एक इंटीग्रल लेते हैं, एक फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन जीरो होगी, हमेशा जीरो होगी। ये काची इंटीग्रल थ्योरम का मानना है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक्चुअली ये क्या कह रहा है। मैंने जो अभी कहा आपको, आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ये जो है एक डोमेन डी है, ये जो एक डोमेन है, ये एक डोमेन डी है। आई होप यू आर गेटिंग। इस डोमेन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये पूरा का पूरा डोमेन डी है सिर्फ, ये एक डोमेन है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी कर्व लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कर्व लेता हूं सी, अगर मैं इस सी कर्व के ऊपर एक इंटीग्रेट, और मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है, मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है जो एनालिटिक है, जो फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन डी के अंदर, इस रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है। मैंने आपको एनालिटिसिटी की डेफिनेशन बताई है कि फंक्शन को एनालिटिक कैसे करते हैं, क्या उसकी सफिशिएंट कंडीशंस क्या है, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अगर हमें एनालिटिक बताना है तो हमें उसकी सफिशिएंट कंडीशन के साथ उसकी नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, तो वो फंक्शन एनालिटिक है। मैं कहता हूं कि अगर ये फंक्शन इस डोमेन के अंदर एनालिटिक है और एफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ जेड, जो इसका डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस है, वो भी कंटिन्यूअस है इस डोमेन के अंदर। ये जो डोमेन डी है ये एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है। मैंने भी कहा सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, कोई भी रीजन अगर उसके अंदर में कोई भी कर्व ड्रा करता हूं, वो जो कर्व है वो सिर्फ इस डी के पॉइंट से ही बननी चाहिए, एक रीजन के पॉइंट से ही बननी चाहिए, उसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो में सब कुछ बताया गया। तो एफ ऑफ जेड और एफ डैश ऑफ जेड जो है, ये दोनों जो फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है, ये फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है ये एनालिटिक होना चाहिए इस रीजन के अंदर, और एफ डैश ऑफ जेड जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो आपका जो ये इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का किसी भी कर्व, आपका जो ये इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी कर्व के ऊपर अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे किसी भी कर्व के ऊपर, इस मगर कर्व जो है वो इस सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर होनी चाहिए, तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो जीरो होगा। तो आपको ये समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि काची इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत सिंपल एंड श्योर है, एक शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट है। कोई भी कनेक्टेड रीजन डी है, एक सिंपली कनेक्टेड रीजन डी है, उसके अंदर अगर फंक्शन एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस है, उसकी जो इंटीग्रल आप किसी भी कर्व के ऊपर लोगे, अगर किसी भी कर्व के ऊपर आप उसका इंटीग्रल लोगे, वो इंटीग्रल जीरो के बराबर आएगा। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो ये काची इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, शेयर एक्चुअली लीव हो रहे हैं, सो सम टेक्निकल इश्यूज, सो इट कैन बी सॉर्ट आउट। 4G हो जाएगा रिस्टोर जल्दी आई थिंक। तो ये आपके पास एक फंक्शन दिया है, इवेलुएट द, यस, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द कॉची इंटीग्रल थ्योरम इन केस एप्लीकेबल। आपने इसमें वेयर सी इज द सर्कल, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, आपको ये जो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 क्या कह रहा है। ये मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 जो है ये सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है। ये जो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 है ये यूनिट सर्कल है।
तो एफ ऑफ जेड जो है आपके पास कॉस ऑफ जेड है। तो आपको रीजन पता है, आपको सिंपल कनेक्टेड रीजन पता चल गया, आपको सिंपली कनेक्टेड रीजन पता चल गया। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे कैसे इसको एक्चुअली बताना है, हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ आपको 2 मिनट के लिए और वहां पे आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं कॉस ऑफ जेड की बताऊंगा, रेस्ट यू हैव टू सी कि कैसे आपने सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि आपके पास कॉस ऑफ जेड एक फंक्शन दिया हुआ है, कॉस ऑफ जेड एक फंक्शन दिया हुआ है। आपको पहले इसको बताना है। देखो, जब मॉड ऑफ जेड दिया हुआ है इक्वल टू 1, व्हेन दिस कंडीशन इज गिवन, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर जिसका ऑरिजिन है। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और ऑरिजिन है सेंटर। तो कॉस ऑफ जेड, पहले मुझे बताना है कि क्या ये कॉस ऑफ जेड जो है, क्या इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है कि नहीं है, क्या इस सर्कल के अंदर एनालिटिक है कि नहीं है। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, इसको चेक करते हैं हम। इसको हम हमेशा लिखेंगे कॉस ऑफ जेड को लिखेंगे एक्स प्लस एयोटा वाई, क्योंकि जेड जो होता है वो तो कॉस ऑफ एक्स प्लस एयोटा वाई। तो इसको आप खोलोगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब आप इसको खोलोगे उसके बाद इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, यू विल फाइंड यू एक्स। आप इसका एक्चुअली क्या करोगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वहां से आपको निकल जाएगा इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब आपके पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा, आप इसको यूएक्स यूआई निकालोगे, तो वहां से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो होगा, ये जो फंक्शन होगा ये एनालिटिक होगा, ये इस रीजन के ऊपर एनालिटिक होगा। जब ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा तो फिर आपने देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन। तो साइनोसाइडल जो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, मतलब फंक्शन एनालिटिक भी है, cos of z is analytic function in this region, and sin of z is continuous, like f of z is analytic and f dash of z is continuous. So by Cauchy integral theorem, integration of cos of z is equal to 0, integration of cos of z equal to 0। आप dz से इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो होप यू अंडरस्टूड कि आपको क्या चेक करना है। आपको चेक कुछ नहीं करना, फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए रीजन के अंदर। तो दैट इज द कंडीशन विच यू हैव टू चेक एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। तो होप आप सेकेंड ऑफ जेड को भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। आप देखेंगे कि क्या कौन से पॉइंट अंदर सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, कौन से पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपने देखना है। जेड कंजुगेट को मैं आपको बताऊंगा कि आप जेड इजकल टू आर ई पावर आयोटा थीटा लीजिए, और आर जो रेडियस है वो 1 दिया हुआ है, जेड इजकल टू 1 ई पावर आयोटा थीटा आएगा, जेड कंजुगेट आएगा ई पावर माइनस आयोटा थीटा, डीजेड आएगा आयोटा ई पावर आयोटा थीटा, ई पावर माइनस आयोटा थीटा ई पावर आयोटा थीटा, बेस आर सेम पावर एडिट ई पावर 0। तो इंटीग्रेशन जेड निकालोगे थीटा, तो ये हो जाएगा। बट यू हैव टू ट्राई, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद सर जो हमने मैं हाँ हाँ, यस यस हमने यू कैन। एनालिटिक कैसे चेक किया, उसमें एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करने के बाद क्या किया था? कॉस ऑफ एक्स प्लस एयोटा वाई जब लोगे तो उसको आप कॉस ए कॉस बी की टर्म में खोलोगे। मैंने आपको पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं, कॉस ऑफ एयोटा एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, यस सर। ठीक है। साइन ऑफ एयोटा वाई को कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ, क्योंकि साइन ऑफ एयोटा थीटा जो होता है वो साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा होता है, आई थिंक। आप, मैंने आपको सारा का सारा वहां पे वो जो फॉर्मूलेज हैं वो दिए हुए हैं। जो आप कॉस ऑफ एक्स प्लस एयोटा वाई लिखोगे वो एक कॉस ए कॉस एयोटा वाई प्लस माइनस साइन है साइन एयोटा वाई, साइन एक्स साइन एयोटा वाई। तो आपने चेक करना है कि कॉस एयोटा वाई और साइन एयोटा वाई की वैल्यूज क्या है, वो आपको वहां पर दी हुई है। तो एक में एयोटा रहेगा, एक में एयोटा नहीं रहेगा, तो आपको इमेजिनरी पार्ट भी निकल जाएगा और रियल पार्ट भी निकल जाएगा। उसके बाद काची रीमन इक्वेशन लगाओ, यू एक्स यू वाई निकाल के। यू अंडरस्टूड? हेलो? यस सर। हाँ, तो हम आगे यस सर चलते फाइन। हैं। यस,
तो इसके बाद है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ कहता है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, मैंने कहा सिंपली कनेक्टेड डोमेन, मैंने आपको बताया, कहता है कि अगर एक फंक्शन जो है वो एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉर एवरी पीसवाइज स्मूथ कर्व सी लाइंग एंटायरली विद इन द डी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक फंक्शन अगर एनालिटिक है किसी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर, तो अगर हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वो इंडिपेंडेंट है पाथ के फॉर एवरी पीस वाइज स्मूथ कर्व सी लाइंग एंटायरली विद इन द डी। मैं आपको ये अभी एक प्रॉब्लम के साथ आपको ये समझाऊंगा कि कैसे ये बता रहा है ये इंडिपेंडेंट है पाथ के। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली हुई है मैंने, ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको अगर मैं एक्चुअली जो मटेरियल है मेरे पास, ये जो मटेरियल मैं लेता हूँ ये काफी स्टैंडर्ड बुक्स है, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स में फॉलो करता हूँ। मैं आपको भी कहता हूँ कि यू शुड आल्सो फॉलो सम स्टैंडर्ड बुक्स। आई विल एक्चुअली write the name of books in the group. So because when if you're studying some standard books, you're getting very standard problems. तो standard problems से क्या होता है कि आपको concept बढ़ जाता है। I will complete complex in just 7 lectures और सारे के सारे concepts आपके पास होंगे और आप उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे आपको काफी easy फील होगा वो। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये पूरा का पूरा एक रीजन है, ये एक सिंपली कनेक्टेड रीजन में मान के चलता हूँ, एक बहुत बड़ा रीजन है और मुझे इंटीग्रेट करना है, जबकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दो पॉइंट्स के बीच मुझे इंटीग्रेट करना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन को। मुझे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इस इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट के बीच में मुझे इंटीग्रेट करना है, जबकि मेरे पास पाथ्स अवेलेबल है 1 2 और 3। मेरे पास 3 पाथ अवेलेबल है। आई एम हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ 3 पाथ्स। तो मैं ये देखूंगा अगर मैं इस पाथ के थ्रू इसको इंटीग्रेट करता हूं और बाद में इस पाथ के थ्रू इंटीग्रेट करता हूं और इसके पाथ के थ्रू इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा रिजल्ट सेम आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है किसी भी एक डोमेन के अंदर, किसी एक डोमेन के अंदर अगर आपका एक फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी इंटीग्रेशन किसी भी अगर दो पॉइंट्स के बीच में आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो पाथ पे निर्भर नहीं करता है। डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय यू। देखो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि क्या एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन किसी भी सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? आपको यस और नो में जवाब देना है। तो नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बताया गया है। आप पाथ 1 के थ्रू करेंगे इंटीग्रेट, पाथ 2 के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। पाथ 1 जो है, देखो कर्व 1 जो है, ये कर्व जो है ये सिंपल कनेक्टेड कर्व जो है एक सिंपल रीजन के अंदर है, एक डोमेन है डी, उस डी के अंदर एक कर्व ड्रॉ की गई है। तो C is a straight line OP joining the points 0 0 and 1 2। 0 0 और 1 2 को एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा C is a straight line from 0 0 and 1 0 and then it is 1 0 to 1 2। यहाँ से सेकंड रीजन जो है 0 0 से 1 0 then 1 0 to 1 2। Similarly then C is the parabola। This is the parabola actually। This one is the parabola y is equal to 2x square। इसकी इक्वेशंस आपको तीनों कर्व्स की दी हुई है। आप जब पहली बात करते हैं इंटीग्रेशन आपने सेम करना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ टू इंटीग्रेट सेम, क्योंकि ये जो आपके पास जो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट आपने करना है z स्क्वायर को, आपने z को रिप्लेस करना है x प्लस एटा y से, z स्क्वायर को रिप्लेस करना है x प्लस एटा y होल स्क्वायर। जब x प्लस एटा y होल स्क्वायर से आप इसको चेंज करोगे, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में z x प्लस एटा y का होल स्क्वायर, देन आप क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपके पास कौन सी कर्व से कर रहे हो आप, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन के अलोंग आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो y इक्वल टू 2x को आपने यहाँ पे डालना है, y इक्वल टू 2x डालना है, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 प्लस हमारे पास थोड़ा कम टाइम बचा है, तो x प्लस एटा वाई होल स्क्वायर, तो y जो है आपके पास y इक्वल टू 2x लिखना है आपने। तो जब आपने y इक्वल टू 2x लिखा तो ये स्क्वायर आपने x स्क्वायर बाहर ले आया, ये आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ से dz इक्वल टू dx प्लस एटा dy जो मैं आपको कहते आ रहा हूँ, तो यहाँ से आप dy जो है dy इक्वल टू 2dx यहाँ से आएगा, वो भी आप यूज करके dz को भी रिप्लेस करेंगे। देन यू विल यूज ऑल दिस थिंग्स हियर, 1 प्लस 2 एटा होल क्यूब x स्क्वायर। मैंने कहा कि लिमिट जो है वो उसी की रखनी है जिस वेरिएबल को आप इंटीग्रेट कर रहे हो। आप इंटीग्रेट x को कर रहे हो तो आपको
x वाला वेरिएबल x की लिमिट करनी है, क्योंकि 0 0 1 2 x जो वेरी कर रहा है 0 से 1 के वेरी कर रहा है, तो अपने 0 to 1 वेरी करा के इसको इंटीग्रेट करना है एंड यू विल गेट दिस आंसर। सिमिलरली आप जब आप सेकंड वाला पाथ लोगे along OA y equal to 0 x is from here y यहाँ पे 0 है, सिर्फ इस वाले पाथ पे x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1, तो x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 और सिर्फ x वेरी कर रहा है तो y 0 है, क्योंकि z इक्वल टू x प्लस एटा y होता है, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा z इक्वल टू x, क्योंकि y इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में y नहीं है, तो आप करेंगे z क्या आएगा x स्क्वायर आएगा खाली, क्योंकि y 0 है। सेकेंड वाले रीजन में क्या है, along ये वाला रीजन है, इस वाले में x जो है वो 1 है, लेकिन y जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 2, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपका जो वेरी हो रहा है चीज वो y वेरी हो रहा है, अगर y वेरी हो रहा है तो आपने वेरिएबल y वाला ही रखना है। z इक्वल टू एक्स प्लस एटा y होता है, x की वैल्यू 1 है सेकंड रीजन में, कहां से यहां से यहां तक, तो सेकंड में आपका सिर्फ y x इक्वल टू 1 स्टेगनेंट रहेगा, y वेरी होगा तो आपने सिर्फ 1 प्लस एटा y लिखना है, z स्क्वायर आएगा 1 प्लस 1 आयोटा y होल स्क्वायर एंड dz इक्वल टू dy, क्योंकि x जो है वो 1 है, जब dz निकालोगे 1 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, आयोटा dy रहेगा dz, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे एक्चुअली ये जो शेयरिंग वाली आ रही है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आएगा। समझ आया यहाँ तक ये प्रॉब्लम कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। स्टार्ट लिमिट जो ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं, 0 जो वेरी करके 0 to 1 पहले वाले पार्ट में हम लिमिट 0 to 1 क्यों ले रहे हैं? यस सर, क्योंकि हम इंटीग्रेट इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटीग्रेट इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो जो पाथ पहला वाला पाथ है, फर्स्ट पाथ देखो 0 0 to 1 2 है, तो आप सिर्फ x वाला पाथ दोगे, x से कोऑर्डिनेट्स दोगे, x से कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 से लेकर 1, जिस वेरिएबल के रिलेटेड आप इंटीग्रेट कर रहे हो आपने उसी वेरिएबल के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो लेने हैं। 0 to 1 आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो x के अलग x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो x के ही कोऑर्डिनेट्स लेने 0 to 1। वैसे यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में भी you got what I'm telling? हेलो x 0 होगा, कहाँ ये पे y 0 होगा पाथ 1? सर, ये सेकंड वाला जो है along, हाँ, सेकंड वाले y का equal to 0, सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट, यस सर, सेकंड वाले का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाले ये वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन पे अगर हम जब हम देख रहे हैं इस वाली लाइन पे y जो है वो 0 है, इस वाली लाइन पे y 0 है और x जो है वो रेंज कर रहा है 0 से लेकर 1, इस क्योंकि ये वाला जो पाथ है सेकंड वाला पाथ, इसके भी दो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे जो x है वो रेंज कर रहा है 0 to 1 और इस वाले रेंज पे x स्टेगनेंट है लेकिन y रेंज कर रहा है 0 to 2। हाँ, इस वाले पे रीजन, क्योंकि यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y 2 है, तो इस वाले रीजन पे y रेंज कर रहा है 0 to 2। जो पहला वाला पार्ट है वहां पे x रेंज कर रहा है 0 to 1, सेकंड वाले पार्ट पे y रेंज कर रहा है, जो चीज रेंज कर रही है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यू गॉट मी? जो स्टेगनेंट है उसके वो तो स्टैटिक है, स्टैटिक को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। होप यू अंडरस्टूड, यू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड इट। यस सर, पता नहीं तो काची इंटीग्रल फार्मूला एक्चुअली आई थिंक आई विल डिस्कस इट टुमारो, तो आप यहां तक इसको अच्छे से देखिए, कल हम काची इंटीग्रल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। काची इंटीग्रल फार्मूला को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद हम काची रेसिड्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फिनिश होगा। ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं इसको आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो। द मोर प्रॉब्लम्स यू विल सॉल्व द मोर कॉन्सेप्ट विल बी देयर इन योर माइंड। देखो मैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लेता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से क्या होता है, बेस भी क्लियर होता है और मोर एंड मोर थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। मैंने काची इंटीग्रल थ्योरम की 3 प्रॉब्लम्स दी हैं, ये आपके पास मल्टीपल कनेक्टेड, एक्चुअली ये जो था इंडिपेंडेंट पाथ के लिए रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी थी। ये चीजें आपको सीखनी है, हर जगह ऐसे पढ़ाया जाएगा। जब आप आगे जाओगे, आप कोचिंग करने के लिए जाओगे
तो आपके पास यही चीजें डिस्कस होंगी। तो प्लीज try to solve all these problems. After this actually I am giving stop to this mathematics because most of the students are not interested in mathematics. So I will start some actually this subject. तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा कि which message I will be which thing I will be discussing, and in group also I will put which subject I will be discussing. ठीक है? So for the time, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो ठीक है, फिर we will meet tomorrow. Okay? हाँ? Okay, sir. Okay. Thank you. हाँ. You Yes, sir.